नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का तिलक एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हमारी शिक्षण विधियों की जो क्लासेस चल रही हैं, वो निरंतर आगे की ओर बढ़ती जा रही हैं और मैं आशा करता हूं कि आप काफी कुछ सीख चुके होंगे और अब आप इतना तो सीख ही गए होंगे कि हमें शिक्षण विधियों को किस तरीके से पढ़ना है। तो दोस्तों, जो भी साथी एक बार चैनल पर नया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाली क्लासों में और भी काफी कुछ आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही अहम दिन है और आप सभी शिक्षक साथियों को मैं हिमांशु मित्तल टीचर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप जल्द ही टीचर बने और बच्चों का अच्छे से मार्गदर्शन करें। दोस्तों, आज टीचर्स डे एक बहुत ही अहम दिन है और इस दिन को आप महसूस जब करेंगे जब आप विद्यालय में जाएंगे। बच्चों के साथ बातें करना और बच्चों के साथ लगाव होना एक अलग ही पल है और आप बहुत जल्द ऐसा करने वाले हैं। अपने आप अपने ऊपर इतना विश्वास रखिए और चीजों को समझते हुए चलिए, क्योंकि कहा गया है कि गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरु देवो महेश्वर है, गुरु साक्षात परब्रह्म है, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो आप भी बहुत ही जल्द इस पद को, इस उपाधि को धारण करें और समाज में अपना एक अहम योगदान दे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूं। तो दोस्तों, हमारी शिक्षण विधियों की इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, हम विज्ञान और गणित की शिक्षण विधियों में मेथड्स को डिस्कस कर रहे थे और मेथड्स में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया था। आज भी हम एक बहुत ही अहम विधि, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी होगी, आज हम एक ऐसी विधि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो काफी इंपॉर्टेंट विधि है और उस विधि से रीट 2022 में जो एग्जाम हुआ था, उससे संबंधित क्वेश्चन था। तो दोस्तों, आज हम एक ऐसी विधि जिसका नाम है ट्यूटोरियल मेथड, उसको डिस्कस करने जाए। तो दोस्तों, बड़े ध्यान से और क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। काफी सारी चीजें हैं जो आज की क्लास में आप लोगों को पता चलने वाली है। तो दोस्तों, देखिए कि जो ट्यूटोरियल शिक्षण विधि है, ये एक ऐसी शिक्षण विधि है जिसमें शिक्षक किसी कौशल या अवधारणा का प्रदर्शन करता है। ठीक है। अब मेन रोल किसका हुआ? ठीक है, नोट कीजिए, मेन रोल किसका है? शिक्षक का। शिक्षक किसी कौशल या अवधारणा का प्रदर्शन करता है और छात्र उसके मार्गदर्शन में, ठीक है, तो सारा जो सुपरवाइज कर रहा है, ठीक है, सारा जिसके हाथ में कंट्रोल है, वो कौन है? शिक्षक है। और देखिए, यदि आप क्लास में जा रहे हैं तो मुझे तो लगता है कि बच्चों की जो बागडोर है वो हमारे हाथ में है, उनका जो पूरा भविष्य है वो हमारे हाथ में है। यदि हम उन्हें हर एक चीज को इस ढंग से पढ़ाएं
कि वो उस चीज को भूले नहीं। तो ये चीज हमारे द्वारा ही पॉसिबल है। तो इसमें छात्र शिक्षक के मार्गदर्शन में उसका अभ्यास करता है और उसका अनुप्रयोग करता है। ठीक है, उसको अप्लाई करता है और उसका अभ्यास करता है। इसमें शिक्षक छात्रों की समस्याओं को समझकर उनके समाधान में मदद करता है और पढ़ाई संबंधी जटिलताओं पर ध्यान देता है। टीचर छात्रों की समस्याओं को पहले जानता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। ठीक है, फिर उसके समाधान में मदद करता है। तो कहीं ना कहीं न ये चीज रेमेडियल टीचिंग से जुड़ी हुई है। जो ट्यूटोरियल मेथड है वो रेमेडियल टीचिंग से जुड़ा हुआ है, उपचारात्मक शिक्षण, जिसमें सॉरी जिसमें सबसे पहले बच्चे की कमियों को पहचानना है, फिर उसका उपचारात्मक शिक्षण देना है। तो दोस्तों, जब हम निदानात्मक उपचारात्मक शिक्षण पढ़ेंगे तब ये चीज आपको और भी अच्छे से समझ आएगी। लेकिन मैंने आपको लिंक करना सिखाया है कि आप इस चीज को वहां से लिंक कर सकते हैं, और जब हम पढ़ेंगे तो मैं इस मेथड को जरूर वहां पर लूंगा। तो देखिए दोस्तों, ट्यूटोरियल विधि, इसकी सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है दोस्तों ये, कि ट्यूटोरियल विधि व्यक्तिगत एवं सामूहिक दोनों तरह से लागू की जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन देखिए, ट्यूटोरियल विधि को आप व्यक्तिगत, इंडिविजुअल और ग्रुप में दोनों तरह से लागू कर सकते हो। कैसे? आपको एक बच्चे को पढ़ाना है तो भी आप इस विधि को लागू कर सकते हो, और यदि आपको ग्रुप में बच्चों को पढ़ाना है तो भी आप इसको लागू कर सकते हो। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, वो है कि इसमें जो ग्रुप बनेंगे वो छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, जो ग्रुप होंगे वो 10 से 12 बच्चों का ग्रुप होगा। ज्यादा बड़ा ग्रुप आपको क्रिएट नहीं करना है। छोटे छोटे ग्रुपों में आपको बच्चों को क्या करवानी है? टीचिंग करवानी है। फिर आप उनकी समस्याओं को जानें, और समस्याओं को जानकर फिर उसका क्या करें? समाधान करें। अब इसकी विशेषताएं देखिए। एक तो शिक्षण सुधारात्मक होता है, गलतियां नहीं होंगी। छात्रों की पूर्व ज्ञान के आधार पर समस्याओं को सुलझाता है। शिक्षक पूर्व ज्ञान के आधार पर, जैसे आपने किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम दी, ठीक है, उसको पहले क्या आता है आपको इसका भी पता चलेगा। वो बिल्कुल ये विधि उपचारात्मक शिक्षण से जुड़ी हुई है। जो आता है उसमें भी आपको करेक्शन करवाना है, क्या पहले का ज्ञान उसका ठीक है या नहीं है। जैसे आपने बच्चे को बताया कि एक आकृति बना दी चार कोने वाली, ठीक है, और आप बच्चे से पूछा कि ये आयत है या वर्ग है। बच्चा बोल रहा है कि आयत है, जबकि वो वर्ग है। तो उसके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। वो क्या कॉन्सेप्ट है? कि वर्ग की चारों भुजाएं समान है और आयत की दो भुजाएं समान है। वो वाला कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में क्लियर नहीं है। तो उसको उसको आता तो है, उसको ये तो पता है कि आयत और वर्ग होता है, तो ज्ञान है। जैसे हमने पढ़ा ना कि जब हम ब्लूम टेक्सोनोमी पढ़ के आए थे, तब मैंने आपको बताया था कि ज्ञान होना, ठीक है, एक समझ का विकसित होना। तो आकृति को पहचानना तो आ रहा है, लेकिन ठीक से पहचानना नहीं आ रहा। तो उसमें क्या करने की जरूरत है? सुधार करने की जरूरत है, उसको ट्यूटोरियल करने की जरूरत है। देखिए दोस्तों, हम सारी चीजों को पढ़कर आकर अब चीजों में सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। इतने सारे मेथड्स जो हम पढ़कर आए हैं, उसके बाद हमने ट्यूटोरियल पढ़ा। ट्यूटोरियल का मतलब ही होता है कि आप, जैसे ट्यूशन होता है ना, वैसे यह छात्रों की उपलब्धियों को बढ़ाने में मदद करता है और उच्च स्तर के ज्ञानात्मक एवं भावात्मक उद्देश्यों को प्राप्त करता है। ज्ञानात्मक और भावात्मक, तो ज्ञानात्मक जो उद्देश्य हैं वो ब्लूम टेक्सोनोमी के हैं और हम पढ़कर आए हैं। यदि आपने वो क्लास नहीं देखी है तो पहले क्लास जाकर देखिए, क्योंकि मैं हर बार आपको बोलता हूं कि पूरी टीचिंग मेथड में फर्स्ट और सेकंड क्लास वो पूरी तरीके से लिंक्ड है। हर एक चीज जुड़ी हुई है, चेन सिस्टम है। इसलिए मैंने आपको
एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड करवाया है जो पूरी तरीके से कनेक्टेड है, और हम कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यदि चीजें कनेक्ट होती नहीं है तो हम कनेक्ट करना आता है। क्यों? क्योंकि कनेक्ट करने से चीजें लॉन्ग टाइम तक आपके चेतन मन में जाकर क्या हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी, और जो वो ज्ञान है वो कैसा होगा, स्थायी होगा। तो छात्र अपनी बात रखने और कठिनाइयों को समझाने के अवसर पाते हैं। यदि आप बच्चे से पूछेंगे तो बच्चा अपनी बात रख भी पा रहा है, ऑब्वियसली बात है। तो बच्चे को कठिनाइयां कहाँ आ रही है, इसका भी अवसर मिल रहा है समझने का कि प्रॉब्लम कहाँ है। यह विधि छोटे छोटे समूह में, देखे मैंने बताया ना आपको कि छोटे छोटे समूह होंगे। कैसे होंगे, छोटे छोटे समूह, ना कि बड़े बड़े समूह बना दिया आपने। ठीक है, में कार्य करती है। छोटे छोटे समूह होने चाहिए जहां शिक्षक छात्रों के साथ व्यक्तिगत संवाद करता है। ठीक है, इंडिविजुअली संवाद होना चाहिए। छोटे छोटे समूह में डिवाइड करके आपको एक एक बच्चे के ऊपर अटेंशन पढ़ सके, फोकस पढ़ सके। ठीक है, आपने एक 100 बच्चे की क्लास ले ली तो हर बच्चे की आप प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में एक ग्रुप मेथड है, दल शिक्षण। जब हिंदी के आप टीचिंग मेथड पढ़ रहे होंगे तो आपको समझ आ गया होगा कि एक दल शिक्षण करके एक वो होता है, लेकिन हमें तो हिंदी की पढ़नी नहीं है ना। लेकिन दल शिक्षण करके भी एक टीचिंग मेथड होता है। ठीक है, और आप जब प्री एग्जाम दिया होगा तब आप पढ़कर आए होंगे। तो दोस्तों अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कि इस विधि के प्रकार क्या है। प्रकार देख लीजिए। निरीक्षण युक्त ट्यूटोरियल। निरीक्षण, आप पूरा फोकस रखे हुए एक एक बच्चे के ऊपर। ठीक है, प्रत्येक बच्चे से आपका इंडिविजुअल संवाद है। क्या प्रॉब्लम आ रही है, कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ गलती हो रही है, सब कुछ। सामूहिक ग्रुप ट्यूटोरियल, पूरे एक साथ सभी बच्चों से भी आप संवाद कर सकते हो। ये नहीं है कि आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप एक पर्टिकुलर बच्चे से पूछो, पूरी क्लास में सब बच्चों से पूछ सकते हो। ठीक है, सारे बच्चे एक साथ रिप्लाई कर रहे हैं। प्रयोगात्मक, आप बच्चे को प्रैक्टिकली करवा कर भी जान सकते हो कि उसके प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है। ठीक है, बड़ी क्लासों के अंदर ये संभव है। और प्रयोगात्मक जो टीचिंग मेथड है, ठीक है, प्रयोगशाला जो विधि है वो हम पढ़कर आए हैं। तो दोस्तों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल कनेक्टेड है। अब ट्यूटोरियल विधि के सुझाव देखिए। शिक्षक को निष्पक्ष होकर समस्त छात्रों पर ध्यान देना चाहिए। एक इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि यदि टीचर डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, भेदभाव वाली चीज है, तो वो गलत है। सब छात्रों को एक जैसा समान मानकर हर एक बच्चे पर ध्यान देना पड़ेगा। छात्रों की समस्याओं को समाधान में बदलना पड़ेगा। ठीक है, साथ ही समूह निर्माण मनोवैज्ञानिक आधार पर हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपने बच्चे का ग्रुप बनाया और आपने 10 बच्चे ऐसे ले लिए जो बहुत इंटेलिजेंट है। ठीक है, और एक ग्रुप ऐसा बना दिया जो बिल्कुल एकदम लो लेवल है जिसका। ठीक है, उन बच्चों का ग्रुप बना दिया तो वो बच्चे नहीं सीख पाएंगे। दूसरा, आपने 10 बच्चे ऐसे ले लिए, 10 बच्चों में 9 बच्चे ऐसे ले लिए जो बहुत इंटेलिजेंट है, और उन ग्रुप में एक बच्चे को डाल दिया जिसको कुछ नहीं आता। तो वो शर्म के मारे चीजों को वैसे नहीं सीख पाएगा। तो मनोवैज्ञानिक आधार पर हमारा जो ग्रुप मेकिंग है वो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप ऐसा ग्रुप बना दो जिससे बच्चे कुछ सीख ही नहीं पाए। देखिए ये चीजें आपको काफी कुछ सिखा देंगी। ठीक है, और मैंने जो सीखा है वो आपको मैं देख सीख कर जो अप्लाई किया है क्लासरूम में, वही मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो दोस्तों ट्यूटोरियल जो विधि है छोटे समूह में गहन शिक्षण का माध्यम है।
इसमें स्टूडेंट केंद्रित होता है और छात्रों की समझ, समाधान और अभिव्यक्ति जो है, अभिव्यक्ति की जो काबिलियत है उसको बढ़ाने में ये क्या होता है, सहायक होता है। तो मुझे लगता है कि आप अब ट्यूटोरियल विधि को बहुत अच्छे से जान गए होंगे और आज आपने किस तरीके से ग्रुप मेकिंग करनी है, साथ साथ ही किस तरीके से हर एक बच्चे के ऊपर ध्यान देना है, ये भी आज आपने समझा होगा। तो आप एक बार खुद से इमेजिन करके देखिएगा कि मुझे इस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है, तो मुझे लगता है कि आप ट्यूटोरियल विधि को वापस से पढ़ोगे ही नहीं। ठीक है, और सीधा एग्जाम में क्वेश्चन करके आ जाओगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक दूसरी विधि है जिसका नाम है पर्यवेक्षित अध्ययन विधि, सुपरवाइज्ड स्टडी मेथड। एक ऐसी विधि जिसमें विद्यार्थी अपने अध्ययन कार्य को शिक्षक की देखरेख में करते हैं, ट्यूटोरियल विधि से लिंक्ड है। ठीक है, इसलिए हम एक इस तरीके से विधियों को डिस्कस करने हैं जो एक दूसरे से पूरी तरह लिंक है। क्यों? क्योंकि लिंक चीजें आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा समझ में आए, यही मेरा उद्देश्य है, लिंक करके चीजें आपको समझ में। तो अध्ययन किसकी देखरेख में हो रहा है? शिक्षक की देखरेख में हो रहा है। ठीक है, इस विधि में शिक्षक छात्रों को अध्ययन की सामग्री देता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है, साथ ही ये भी ध्यान रखता है कि उनकी जो प्रगति है, ठीक है, उनकी जो प्रोग्रेस है वो ठीक से हो रही है या फिर वो ऐसे ही मौज मस्ती कर रहे हैं। कई बार हम जब क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो 5 बच्चे पढ़ रहे होते हैं और 3 बच्चे पीछे बैठकर बातें कर रहे होते हैं, तो हमें उन पर ध्यान देना जरूरी हो जाता है कि आपकी क्लास ऐसी हो जिसमें हर एक बच्चा बड़े ध्यान से सुने, इंटरेस्टिंग क्लास होनी चाहिए, उस बच्चे को भी पढ़ने में मजा आए जो पढ़ना नहीं चाहता। और ये विधियां ही हमें क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने में सहायक होती है। यदि छात्रों को कोई समस्या आती है तो शिक्षक उनकी सहायता करता है। अध्ययन समाप्ति के बाद संश्लेषण, देखिए हम विधि डिस्कस करके आ चुके हैं दोस्तों, और पुनरावृत्ति के प्रश्न पूछकर विषय की समझ की जांच करता है। संश्लेषण में क्या था कि एक प्रॉब्लम थी उसको छोटे छोटे भागों में तोड़कर क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। और पुनरावृत्ति के जो प्रश्न है उनको पूछकर विषय की समझ की क्या करता है, जांच करता है कि इसने जो किया है वो सही किया है या गलत किया है। अब इस विधि के चरण देखिए। अध्ययन कार्य का निर्धारण, शिक्षक विषय का परिचय देता है और अध्ययन कार्य विभाजित करता है, क्या क्या पढ़ाना है, किस तरीके से पढ़ाना है, अध्ययन के लिए निर्देश देता है, अध्ययन सामग्री और अध्ययन के तरीके समझाता है, फिर पर्यवेक्षण करता है। पर्यवेक्षण क्या है, सुपरवाइज्ड है। ठीक है, सुपरवाइज करता है कि शिक्षक उनकी निगरानी करता है, शंकाओं का समाधान करता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लास्ट में क्लास में मुख्य बिंदुओं का पुनरावलोकन किया जाता है। जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आज के अध्ययन से संबंधित वो सारी आप लोगों को क्या कर दी जाती है, बता दी जाती है। अध्ययन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको समराइज करके कि आज हमने ये सीखा, इसको एक साथ बताकर क्लास को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे अब इससे इसकी विशेषताएं देखते हैं। क्या क्या विशेषताएं? स्वाध्याय की आदत को बढ़ावा देती है,
छात्रों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, विषय वस्तु को बेहतर समझने में मदद करती है और समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है। मुझे लगता है कि यह पॉइंट डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि समस्या समाधान तो हम पहली क्लास से ही पढ़कर आ रहे हैं। ठीक है दोस्तों। और अधिकतम विषयों में प्रयुक्त हो सकती है। अधिकतम इस मेथड से आप सारी सब्जेक्ट्स पढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये विधि तो अपनानी ही है। छात्रों पर मैंने बताया ना, आपको ध्यान तो रखना ही है कि वो क्या कर रहे हैं। ठीक है। आपने जो चीजें बच्चों को बताई है, वो पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे। आपने बच्चे को एक टॉपिक समझा दिया, फिर आपने उस टॉपिक से संबंधित बच्चों को सवाल दे दिए, तो बच्चे उसको कर रहे हैं। स्वाध्याय की उनकी आदत बढ़ रही है। व्यक्तिगत आवश्यकताओं का ध्यान रखती है, किस बच्चे को कौन सा सवाल देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सीमाएं क्या है? अधिक समय लगने के कारण पाठ्यक्रम करने में थोड़ा मुश्किल है। हर एक बच्चे को आप अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे तो पाठ्यक्रम तो करने में दिक्कत आएगी ही। साथ ही संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। हर एक चीज को सिखाना, संसाधनों के अभाव के कारण वो चीज कई बार संभव नहीं हो पाती क्लासरूम में। ठीक है दोस्तों। सभी विषयों पर समान रूप से प्रभावी नहीं होती। दोनों चीजें अलग अलग है। अधिकतम विषयों में प्रयुक्त हो सकती हैं, तो सभी विषयों पर समान रूप से प्रभावी नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि प्रयोग तो कर सकते हो, लेकिन इसका जो प्रभाव है, ठीक है, इस विधि से आपने बच्चों को साइंस सिखाई, तो वो साइंस तो अच्छी सीख गए, लेकिन इसी विधि से यदि आप बच्चों को मैथ सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं इतना इफेक्ट नहीं डाल रही है जितना वो साइंस पर डाल रही है। दोनों चीजों के अलग अलग मायने हैं। ठीक है। तो दोनों चीजों को ध्यान से समझिए कि एक तो प्रयोग तो सब जगह कर सकते हैं, लेकिन वो समान रूप से प्रभावी हो, ऐसा संभव नहीं है। यह पद्धति छात्रों को आत्मनिर्भर बनाती है, क्योंकि बच्चा खुद से करेगा तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस तो आएगा ही। साथ ही शिक्षकों की सहायता से गहन अध्ययन को प्रेरित करती है और शिक्षक प्रक्रिया को छात्रों के लिए अधिक प्रभावी बनाती है। शिक्षक प्रक्रिया शिक्षण प्रक्रिया को छात्रों के लिए क्या बनाती है? अधिक प्रभावी बनाती है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आप दोनों विधियों को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे कि जो पर्यवेक्षित विधि है, ठीक है, इसका नाम ही ये है कि आपको सुपरवाइज करके बच्चों को सिखाना है। बच्चा आपकी निगरानी में सीखे। अब एक चीज जो आप याद रख सकते हैं कि जो पर्यवेक्षित विधि है, ठीक है, इसे मोरिसन, ठीक है, मोरिसन द्वारा डेवलप किया गया। मोरिसन ने इस विधि को खोजा, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और साथ ही इसे निर्देशित अध्ययन विधि भी कहा जाता है। ये दो चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं। मुझे इतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा, तो मैंने इसमें नोट नहीं किया, लेकिन लास्ट में जाते जाते मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया कि इस विधि को मोरिसन ने डेवलप किया। और साथ ही निर्देशित विधि, ये तो कोई अलग नाम नहीं है, ठीक है, सेम वही नाम है कि वैसे ही हम पता लगा सकते हैं कि इसके निर्देशन में यदि कोई चीज हो रही है, ठीक है, तो हम यदि विधि के बारे में डिटेल से जानते हैं तो नाम खोजना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो इसे कौन सी विधि कहा जाता है? निर्देशित विधि कहा जाता है। ठीक है। तो यह आप इतना ध्यान रखिएगा।
सॉरी। तो मुझे लगता है कि आज की जो आपको क्लास है वो काफी अच्छी लगी होगी, और काफी कुछ आज आपने सीखा होगा। हम डेली प्रयास करते हैं कि कुछ अच्छा सीखें, और ऐसा सीखें जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारे मार्क्स ऑब्टेन करने में लाभदायक हो। तो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहे। ऐसे ही आप आपका प्यार बनाए रखना, और आपके जो सभी साथी हैं उनके साथ क्लास को जरूर शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नेक्स्ट क्लास में अब हम एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, क्योंकि हमने वीडियो को लगभग कंप्लीट कर लिया है। और फिर भी यदि मुझे लगता है कि कहीं आपको कुछ विधि बताने की जरूरत है, या फिर पुराने पेपरों के अनुसार यदि कोई ऐसी विधि है जो रह भी गई होगी, तो हम उसको जरूर डिस्कस करेंगे, और बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आप अच्छे से पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और आज का दिन अपने दिमाग में फिक्स रखिए कि हमें भी आज के दिन को, जब नेक्स्ट शिक्षक दिवस आएगा, उसे हमें स्कूल में ही सेलिब्रेट करना है। सिर्फ इसी मोटिवेशन के साथ अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।